हेलो एवरीवन। अभी तक हमने बीएमएस फर्स्ट ईयर के क्रियाशारी के स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स को सिलेबस के कवर कर लिए हैं। अब हम इसके आगे 3rd टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा तीसरा टॉपिक है त्रिदोष, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिदोष, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, दोष, रस एंड गुण, बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष ऑन द बेसिस ऑफ डे, नाइट, एज, सीजन एंड फूड इंटेक, रोल ऑफ दोष in the formation of प्रकृति of an individual and in maintaining of health, और लास्ट है प्राकृत एंड विकृत दोष। ठीक है, तो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं हमारे 3rd पॉइंट का, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिदोषा। हमने स्टार्टिंग के 2 टॉपिक में, स्टार्टिंग वाले टॉपिक में जो दोष है उसकी निरुक्ति, उसके सामान्य स्थान, सामान्य कर्म, ये सब पढ़ लिया था। तो अगर जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिदोषा आता है तो हम उसमें वही सब चीज़ें लिखेंगे। मैं बस इसको यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करवा दूँगी, मैंने यहाँ पे नोट्स में नहीं लिखा है। तो दोष की व्युत्पत्ति, दोष शब्द व्युत्पत्ति कैसे हुई है वो हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दुष्भावे करणे व घय, दुष धातु में घय प्रत्यय करने से दोष शब्द बनता है। ठीक है, दोष शब्द किस धातु से बनता है? दुष धातु से, और घय प्रत्यय करने से बनता है। निरुक्ति तो हमने पढ़ लिए, दुष्यंती इति दोषा, वात पित्त कफ, ये तीनों धातुओं तथा संपूर्ण मल पदार्थों को दूषित करते हैं, इसलिए इन्हें दोष कहा गया है। ठीक है, वात पित्त कफ 3 दोष है। अगर ये 7 धातुओं को और तीनों मल को दूषित करते हैं, इसलिए इन्हें दोष कहा गया है। ठीक है, तो वात पित्त कफ शरीर में उपस्थित धातु और मलों को दूषित करते हैं, इसलिए इन्हें दोष कहा गया है। ये शरीर को दूषित करके शरीर में रोगों की उत्पत्ति करते हैं, इसलिए वात पित्त और कफ 3 दोष कहलाते हैं। वात पित्त कफ स्वयं दूषित होते हैं तथा रोगों की उत्पत्ति करते हैं तथा प्रकृति का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें दोष कहा गया। क्या करते हैं? स्वयं दूषित होते हैं और रोगों की उत्पत्ति करते हैं, तो वो दोष है। वात पित्त कफ जिस चीज़ को दूषित करते हैं ना, वो दुष्य होता है। तो वात पित्त कफ किनको दूषित करते हैं? 7 धातुओं को, तो वो दुष्य है। फिर धातुओं को धातु क्यों बोला गया है? क्योंकि वो शरीर का धारण करते हैं, इसलिए उन्हें धातु कहा गया है। मल शरीर को मलिन करते हैं, इसलिए वो मल है। ठीक है, तो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने एक 4था दोष बताया है, रक्त। आचार्य सुश्रुत ने रक्त को भी दोष कहा है, परंतु रक्त स्वयं दूषित नहीं होता। ठीक है, जैसे वात पित्त कफ स्वयं दूषित होते हैं, लेकिन रक्त स्वयं दूषित नहीं होता है, वात आदि दोषों के द्वारा दूषित होता है। तो रक्त स्वयं दूषित नहीं होता, वात आदि दोषों से दूषित होता है, तो ये दोष कैसे हो सकता है? तो दुष्य हो सकता है तथा प्रकृति का निर्माण भी नहीं करता, इसलिए वात पित्त कफ 3 शारीरिक दोष बताए गए हैं। तो जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है उसको बाकी दूसरे आचार्यों ने उसको उल्लंघन किया है कि वात पित्त कफ 3 ही दोष है, रक्त को हम दोष नहीं मानते। ठीक है, फिर अब हम इसमें और क्या पढ़ सकते हैं? जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ दोष। फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 प्रकार के दोष बताए गए, शारीरिक दोष और मानस दोष। तो शारीरिक दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ। मानस दोष 2 होते हैं, रज और तम। सत्व मन का गुण होता है, तो अगर त्रिगुण आता है तो वहाँ पे सत्व, रज और तम आएगा। फिर दोष प्राकृत अवस्था में रहकर शरीर को धारण करते हैं, विकृत अवस्था में शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं। जैसे और दोषों को क्या बोला? त्रिस्तंभ या त्रिस्थूण भी बोला है, कि जैसे मकान के लिए मकान 3 स्तंभों पर टिका हुआ रहता है, अगर उसमें किसी भी निर्बलता आती है तो मकान के गिरने का भय होता है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर रूपी मकान है वो भी वात पित्त कफ 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। अगर उनमें से किसी एक में भी विकृति आती है तो शरीर के नाश या क्षय का भय होता है। ठीक है, वात पित्त कफ प्राकृत अवस्था में शरीर को धारण करते हैं और विकृत अवस्था में रोग की उत्पत्ति करते हैं। फिर हम उनके स्थान लिख सकते हैं कि वात का स्थान नाभि के नीचे होता है, पित्त का स्थान हृदय और नाभि के बीच होता है, और कफ का स्थान हृदय के ऊपर होता है। वात विक्षेप कर्म करता है, पित्त आदान कर्म करता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? वात पित्त कफ की जो हमने निरुक्ति देखी थी कि वात शब्द वागति गंधन धातु से बना है, पित्त तप संताप से बना है, और कफ श्लेषालिंगन धातु से बना है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ दोषा। अब नेक्स्ट आता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, दोष, रस एंड गुण।
ठीक है। तो पहले तो हम इन शब्दों का मीनिंग देख लेते हैं। ऋतु, ऋतु जो अपने सीजन्स होते हैं ना, छः ऋतुएं होती है साल भर में, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है। अगर हम जनवरी से चालू करते हैं तो 2-2 महीने में एक ऋतु होती है। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो 6 ऋतु होती, 6 सीजन्स होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि कौन से सीज़न में कौन सा दोष बढ़ता है, मतलब कौन से दोष का संचय होता है, कौन से दोष का प्रकोप होता है और कौन से दोष का शमन होता है। अब संचय से हम किसे समझेंगे? संचय मतलब क्या होता है? संचय मतलब होता है इकट्ठा होना, कि कोई सी भी एक स्थान में शरीर में अगर दोष इकट्ठे हो रहे। प्राकृत कर्म क्या उनका कि हमेशा अपने अपने स्थान पे रहते हैं, फिर गति करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी एक स्थान पे जो उनका सामान्य स्थान नहीं है, वहाँ पे अगर वो इकट्ठे हो रहे तो वो संचय की अवस्था है। प्रकोप होना कि जैसे कि ऐसे बोल सकते हैं कि तपेली में दूध है, तो दूध गर्म हो रहा है, मतलब वो तपेली के अंदर है, तब तक वो संचय हो रहा है। प्रकोप होना कि वो ना उबाल आ रहा है, उसमें वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो प्रकोप हो गया है कि वो ना बाहर निकलेंगे, वहाँ पर जिस स्थान पर संचय वहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर संपूर्ण शरीर में रोग की उत्पत्ति करेंगे। और शमन क्या होगा कि शमन मतलब हमने गैस बंद कर दिया तो वो अपने आप वापस अपनी जगह पे आ गया, अपना प्राकृत कर्म कर रहा है। वैसे ही दोषों का शमन करना कि जो बड़े हुए दोष है ना, उनको उसका शमन करना, ठीक है, उनको कम करना, ताकि वो अपने प्राकृत कर्म करें और हमारे शरीर में कोई रोग नहीं हो। फिर दोष तो हमको पता है, दुष्यंती इति दोषा। रस, रस मतलब टेस्ट, ठीक है, मतलब जिसका हम जिह्वा के द्वारा ग्रहण करते हैं उसे रस कहते हैं। तो टेस्टी होता है ना, जिसको हम जीभ से हमको पता चलता है, वो रस है। और गुण, गुण मतलब क्या होता है? क्वालिटी, कि कौन सी बात में कौन सी क्वालिटीज़ है, रस में कौन सी क्वालिटी है, हमारे शरीर में कितनी क्वालिटीज़ है, मतलब एक क्वालिटी बोला है कि जिससे ना लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें गुण कहा गया है। ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रस। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, पर कोई मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं कि पहले ऋतु ही पढ़ना है, पहले रस पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी पढ़ सकते हो, ये टॉपिक अलग अलग है। तो रस, रस 6 होते हैं, ठीक है। हमने सबसे फर्स्ट में पढ़ा था 6 प्रकार के रस होते हैं। स्वादु, आम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय का। मधुर, आम्ल, लवण, तिक्त, कठोर, कषाय 6 रस होते हैं, ठीक है। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय 6 रस होते हैं। तो मधुर का मतलब क्या होता है? स्वीट, मतलब मीठा। अम्ल का मतलब सोर, मतलब खट्टा। लवण मतलब सॉल्टी। तिक्त मतलब बिटर। उष्ण या कटु मतलब पंजेंट। और कषाय मतलब एस्टिग्नेंट, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के रस होते हैं। अब ये 6 रस है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे हमने पढ़ा कि संसार में जितनी भी चीज़ें वो सभी पंचभौतिक है, सभी पंचमहाभूतों से बनी है। तो रस का निर्माण भी पंचमहाभूतों से होता है, ठीक है। तो मधुर रस किससे बना है? पृथ्वी और जल से। मधुर रस का निर्माण है पृथ्वी और जल से। अम्ल पृथ्वी और अग्नि से। लवण जल और अग्नि से। तिक्त आकाश और वायु से। कटु अग्नि और वायु से। और कषाय पृथ्वी और वायु से। इनको याद करना बहुत मुश्किल है, अगर हम ये श्लोक याद करते तो हमको सारी चीज़ याद होगी। शम अम्बु अग्नि, शम अम्बु तेज, ख वायु अग्नि, अनिल गो अनिल, ठीक है। तो मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय ऐसे होगा। तो शम अम्बु मतलब पृथ्वी, और शम मतलब पृथ्वी और अम्बु मतलब जल, तो पृथ्वी और जल से बना है। फिर अग्नि, शम अग्नि और पृथ्वी से मिलकर अम्ल बना है। फिर अम्बु और तेज मतलब जल और अग्नि से मिलकर लवण बना है। ख वायु, ख मतलब आकाश और वायु, इनसे मिलकर तिक्त बना है। उष्ण के, कटु के लिए क्या है? अग्नि और वायु, मतलब कटु रस कैसे बना है? अग्नि और वायु से। और कषाय में गो अनिला मतलब पृथ्वी और वायु से मिलकर बना है। तो आप लोग अगर ये श्लोक याद रखेंगे तो ये रस की उत्पत्ति किससे हुई हम इजीली बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था? रस की उत्पत्ति और रस कितने होते हैं वो बता था। तो रस कितने होते हैं? 6। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। रस की उत्पत्ति, मधुर रस की उत्पत्ति पृथ्वी और जल से। अम्ल की उत्पत्ति पृथ्वी और अग्नि से। लवण की उत्पत्ति जल और अग्नि से। तिक्त की आकाश वायु से। कटु की अग्नि और वायु से। और कषाय की पृथ्वी और वायु से, ठीक है। अब जो हमको पढ़ना, हमारा जो मेन टॉपिक है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रस, दोष, ऋतु एंड गुण। तो रस और दोष का संबंध, तत्र हम ये अष्टांग हृदय की जगह पे मैं चरक वाले श्लोक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि चरक वाला श्लोक ईजी है।
स्वादु अम्ल लवणा वायुम कषाय स्वादु तिक्ता जयंती पित्तम श्लेष्माणम कषाय कटु तिक्त का। मतलब मधुर अम्ल लवण रस तीनों मिलके क्या करते हैं, वात का शमन करते हैं। ठीक है। और कटु तिक्त कषाय से क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। तो हमको सिर्फ एक याद रखना है, 3-3 के 2 ग्रुप है, तो जो शमन करेंगे उनको छोड़ के जो दूसरे 3 है वो प्रकोप करेंगे, तो हम शमन वाले याद करते हैं। तो स्वादु अम्ल लवण, जो मधुर अम्ल लवण है वात का शमन करते हैं। कटु तिक्त कषाय पित्त का शमन करते हैं, कफ का शमन करते हैं। पित्त में थोड़ा अलग है, कषाय तिक्त और मधुर। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। मधुर अम्ल लवण वात का शमन करते हैं, कषाय तिक्त मधुर पित्त का, और कटु तिक्त कषाय कफ का। वात और कफ के गुण भी अपोजिट होते हैं, इसलिए उनको शमन करने वाले रस भी अपोजिट है। तो अगर हम वात के याद रखते कि मधुर अम्ल लवण वात का शमन करते हैं, तो कटु तिक्त कषाय पित्त का कफ का शमन करेंगे। लेकिन पित्त में थोड़ा अलग है, पित्त में कषाय तिक्त मधुर, ये तीनों अलग है, तो इनको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो पित्त का शमन कौन करता है, कषाय तिक्त और मधुर। यह हो गया रस दोष संबंध। अब एक कुछ है अग्र। अग्र मतलब क्या होता है, अग्र प्रकरण बताया चरक संहिता में, उसमें यह बताया कि कौन सी चीज़ें सबसे श्रेष्ठ है। तो सर्वरस अभ्यासो बल कराणाम श्रेष्ठ। सर्वरस अभ्यास मतलब हमारे जो पूरे 6 रस है ना, अगर हम उनका सेवन करते हैं हमेशा, तो वो बल करने वाली चीज़ों में सबसे श्रेष्ठ है। बस 6 रसों का सेवन करो तो आपका बल अच्छा रहेगा। और एक रस अभ्यास हो दौर्बल कराणाम श्रेष्ठ, कि हम सिर्फ 6 में से सिर्फ 1 का सेवन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि 2, 3, 4, सिर्फ 1 का सेवन कर रहे हैं, तो वो ना हमारे शरीर में दौर्बल्यता उत्पन्न करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि सर्वरस अभ्यास बल कराणाम और एक रस अभ्यास दौर्बल्य कराणाम। हो गया। अब आगे आता है ऋतु। तो ऋतु होती क्या है, 2-2 मास के अनुसार संपूर्ण वर्ष को 6 भागों में बांटा गया वह ऋतु है। ठीक है। तो 12 महीने होते हैं, तो 2-2 मास के हिसाब से 6 ऋतु में बांटा गया है उनको। ठीक है। तो ऋतु कितनी होती है, 6। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। आचार्य सुश्रुत है ना, उनने एक तो ये वाला क्लासिफिकेशन बताया है कि ये होगा, लेकिन उनने ना शिशिर को हटा दिया है, उन्होंने शिशिर को नहीं माना है, और ग्रीष्म और वर्षा के बीच में प्रावट ऋतु बताई है। ठीक है। कहाँ पे, इन दोनों के बीच में, कि बसंत होगी, ग्रीष्म होगी, फिर प्रावट ऋतु होगी, फिर होगी वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने बताया, लेकिन कॉमन वाला ये है शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, तो हमको ये याद करना। फिर जो हिंदी नववर्ष में जो महीनों के नाम बताए ना, उसके अनुसार हमें, क्योंकि आयुर्वेद में हम जनवरी फरवरी लिखेंगे, लिख सकते हैं, पर अगर हम माघ फाल्गुन लिखेंगे उसके हिसाब से ज़्यादा सही लगेगा। तो शिशिर क्या है, माघ फाल्गुन, बसंत चैत्र वैशाख, ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा श्रावण भाद्रपद, शरद अश्विन कार्तिक, और हेमंत मार्गशीर्ष और पौष। ठीक है। इन 2-2 महीनों में ये 1-1 ऋतुएँ होती है। फिर उन्होंने 3-3 ऋतुओं का ग्रुप बनाया है। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म तीनों को मिला के क्या बोला, उत्तरायण या आदान काल। ये अपन अष्टांग हृदय के ऋतुचर्या अध्याय में पढ़ेंगे। तो आदान काल में क्या होता है, इसमें बल अच्छा होता है, बल कम होता है, और आग्नेय ऋतु है ना, यहाँ पे उष्णता ज़्यादा होती है। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म तीनों को मिला के आदान काल बोला है, और वर्षा, शरद, हेमंत तीनों मिला के दक्षिणायन या विसर्ग काल बोला है। बस यहाँ पे बस इतना के इंट्रो के लिए अगर कुछ पूछता है कि आदान काल में कौन सी ऋतुएँ आती हैं, तो हमें पता होना चाहिए। फिर ऋतु दोष संबंध। ऋतुओं का दोष से क्या संबंध है, जो हमने देखा था चय प्रकोप वाला। फिर हमने रसों में भी देखा कि मधुर अम्ल लवण रस वात का शमन कर रहे थे, कषाय तिक्त मधुर पित्त का शमन कर रहे थे, और कटु तिक्त कषाय कफ का शमन कर रहे थे। वैसे ही कि कौन सा दोष कौन सी ऋतु में बढ़ता है और कौन सी ऋतु में कम होता है। तो पहले हम बात से चालू होते हैं। बस ऋतु का सीरियल हमको पता होना चाहिए कि शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो वात का संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में, पित्त का संचय फिर प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, और प्रशमन होता है शरद ऋतु में। पित्त का संचय होता है वर्षा ऋतु में, प्रकोप शरद में, और प्रशमन हेमंत में।
कफ का होता है शिशिर ऋतु में, प्रकोप बसंत में और शमन ग्रीष्म ऋतु में। तो हम अगर संचय वाला सिर्फ याद रखेंगे कि ग्रीष्म में वात का संचय होता है, तो ग्रीष्म के बाद वर्षा आती तो उसमें प्रकोप उसी में होगा ना, और उसके बाद ही शमन होगा, तो शरद में उसका शमन होता है। फिर पित्त का संचय होता है वर्षा में, तो वर्षा के बाद क्या आता है शरद, तो उसमें प्रकोप होता है और हेमंत है उसका शमन होता है। फिर कफ का संचय होता है शिशिर में, तो शिशिर के बाद आता है बसंत और फिर ग्रीष्म। ठीक है, तो चय प्रकोप प्रश्मा वायु ग्रीष्मादिषु त्रिषु, मतलब वायु का ग्रीष्म आदि 3, तो कौन कौन से ग्रीष्म, वर्षा और शरद, इन 3। वर्षादिषु तो पित्तश, तो वर्षा आदि जो 3 है, वर्षा शरद और हेमंत, इनमें पित्त का। और श्लेष्मण शिशिर आदिषु, तो शिशिर कफ का होता है शिशिर, बसंत और ग्रीष्म में। ठीक है, अब ऋतु का रस से संबंध, कि कौन सी रस की उत्पत्ति ऋतु में कौन सी ऋतु में होती है। क्या है, ऋतु के गुण व लक्षणों के परिणाम स्वरूप निम्न रस प्रबल होते हैं या निम्न रसों की उत्पत्ति होती है, कि जिस ऋतु में जो गुण बलवान होता है उस हिसाब से उसमें उस रस की उत्पत्ति होती है या फिर वो रस प्रबल होता है। ठीक है, तो हम ना ऋतु का तो हमने सीरियल याद रखा है ना, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। तो शिशिर ऋतु में कौन सा रस प्रबल होता है, तिक्त, बसंत में कषाय, ग्रीष्म में कटु, वर्षा में अम्ल, शरद में लवण और हेमंत में मधुर। ठीक है, अब ये याद करना तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है। शिवग्री वस है, तो शिवग्री तो क्या है, बसंत शिशिर बसंत ग्रीष्म, और वर्ष है मतलब वर्षा शरद हेमंत। तो शिवग्री वस है में क्या है, TKKALM। शिवग्री शिशिर में तिक्त, शिशिर में शिवग्री में क्या है, TKK, तो शिशिर का तिक्त T से, कैसे, इसमें अब K2 है तो इसमें इसलिए कषाय के इसमें ना A लगाया क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए। बसंत में कषाय और ग्रीष्म में दूसरा वाला के T, मतलब कटु। अब वस है ALM, तो वर्षा में अम्ल, शरद में लवण और हेमंत में मधुर। ठीक है, शिवग्री वस है TK2 ALM, तो पहले वाले में कषाय आएगा। ठीक है, अब गुण, हम देख रहे थे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, दोष, रस एंड गुण, तो अब हम पढ़ेंगे गुण। षट पदार्थ के अंदर गुण का वर्णन किया गया। अभी तक तो आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ लिया होगा, द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, तो गुण का वर्णन किया गया। गुण क्या होता है, गुण आमंत्रण है, मतलब जो हमको किसी भी व्यक्ति में जो गुण होता है उसकी वजह से व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता है। तो जो क्वालिटी या फिर जो चीज़ हमारी और किसी को आकर्षित करती है वो उसे गुण कहते हैं। तो गुणों का वर्णन षट पदार्थ में किया गया है। तो कितने गुण होते हैं, टोटल 41 गुण बताए गए वैशेषिक दर्शन में। ठीक है, तो वैशेषिक 5 होते हैं, गुरुवादी गुण 20, आध्यात्मिक 6 और परादी गुण 10 होते हैं। लेकिन अभी हम जो क्रिया शरीर पढ़ रहे तो हमको अभी से शारीरिक गुण बताए ना 20, उनके बारे में पता होना चाहिए, मतलब शारीरिक मतलब गुरुवादी गुणों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर गुण शब्द से गुरुवादी गुण ही समझना चाहिए। तो गुरुवादी गुण कितने होते हैं, गुरुवादी गुण 20 होते हैं। गुरु मंदहीम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा स सूक्ष्म विशुदा विसंति सविपर्याया। तो इसमें श्लोक में सिर्फ 10 बताए हैं, जो 10 है उनके अपोजिट। जैसे श्लोक में गुरु बोला है तो गुरु का लघु, मंद का तीक्ष्ण, हेम का उष्ण, स्निग्ध का रुक्ष, लक्षण का खर, सांद्र द्रव, मृदु कठोर, स्थिर सर, सूक्ष्म स्थूल और विशद का पिछिल। ठीक है, अब हम ना इनके मीनिंग पढ़ते हैं क्योंकि हमको सारे गुणों का मतलब ऐसे नहीं कि पता है कि गुरु मतलब क्या होता है। तो गुरु मतलब क्या होता है, भारी, हेवी। तो भारी का अपोजिट क्या होता है, हल्का, तो मतलब लघु। मंद मतलब चीरकारी, वो जो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, वो मंद। और तीक्ष्ण मतलब तीखा, मतलब स्पीड में से भी बोल सकते हैं। हिम मतलब शीत, ठंडा, और उष्ण मतलब गर्म। स्निग्ध मतलब चिकना, रुक्ष मतलब रूखा, लक्षण मतलब साफ या चिकना, मतलब चिपचिपा ऐसा टाइप बोल सकते हैं आप। और खर मतलब खुरदुरा। सांद्र मतलब गाढ़ा, और द्रव मतलब पतला। इनको कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट जो होता है ना वैसे। फिर मृदु मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, कोमल। कठिन मतलब कठोर। स्थिर मतलब अचल कि रुका हुआ, और सर मतलब चल। सूक्ष्म मतलब बारीक, स्थूल मतलब मोटा, विशद मतलब टूटने वाला, और पिछे मतलब लिसलिसा। कि विशद मतलब ऐसी चीज़ जो एक बार में ऐसे तोड़े और टूट जाए,
और पीछे मतलब लिसा से मतलब रबर टाइप की, जिसको हम कितना भी कोशिश करें लेकिन वो टूटता नहीं है। ठीक है, तो ये 20 गुण हो गए। अब रस और गुण का संबंध, हम यहाँ पे सबके संबंध देख रहे हैं, सबके इंटर रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, पहले हमने रस और दोषों का देखा, फिर हमने रस और ऋतु का देखा, फिर हमने ऋतु और दोष का देखा, अब हम रस और गुण का देख रहे हैं। तो मधुर रस में क्या होता है? मधुर रस में कौन सा गुण होता है? स्निग्ध और स्निग्ध, शीत और गुरु। अम्ल में स्निग्ध, उष्ण और लघु। लवण में स्निग्ध, उष्ण, गुरु। कटु में रुक्ष, उष्ण, लघु। तिक्त में रुक्ष, शीत, लघु। और कषाय में रुक्ष, शीत, गुरु। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें ये गुण आए कहाँ से? तो हमने जो रस की उत्पत्ति देखी थी कि किस महाभूत से किसकी उत्पत्ति होती है, तो मधुर की उत्पत्ति किससे हो रही थी? शम अम्बु, मतलब पृथ्वी और जल से हो रही थी। ठीक है, तो जो पृथ्वी और जल के गुण है, जल क्या होता है? स्निग्ध होता है, शीत होता है, पृथ्वी भारी होती है, तो गुरु तो इससे ये गुण आ गए। शम अम्बु अग्नि शम, मतलब अग्नि और पृथ्वी से हो रही थी अम्ल की उत्पत्ति। ठीक है, तो अग्नि की उष्णता आ गई और स्निग्धता आ गई। सॉरी, पृथ्वी में स्निग्धता भी थी। और ये लघु का आ गया, अग्नि का आ गया। अब लवण, शम अम्बु अग्नि शम अम्बु तेज, तो अग्नि और जल ये आ गया लवण में। ठीक है, तो जल का गुरु गुण है, स्निग्ध अग्नि का है और उष्ण भी अग्नि का है। फिर शम अम्बु अग्नि शम अम्बु तेज, ख वायु अग्नि, ख मतलब आकाश, तो आकाश का मैं ऐसे कर देती हूँ, और वायु, ख वायु अग्नि, अनिल गो अनिला। ठीक है, तो लिख ले सारे। तो कटु कैसे था? आकाश और वायु से। रुक्ष, उष्ण गुण और लघु गुण ये होता है उसमें। ठीक है, आकाश का हल्कापन लिख सकते हैं अपन। फिर तिक्त में क्या होता है? अग्नि और वायु होती है, तो रुक्ष, शीत और लघु। और कषाय क्या होता है? वायु और वात और पित्त, वायु और पृथ्वी होती है, तो रुक्ष, शीत और गुरु। ठीक है, तो ये हो गया कि मधुर रस में कौन से गुण होते हैं? स्निग्ध, शीत और गुरु। अम्ल में स्निग्ध, उष्ण और लघु। लवण में स्निग्ध, उष्ण, गुरु। कटु में रुक्ष, उष्ण, लघु। तिक्त में रुक्ष, शीत और लघु। और कषाय में रुक्ष, शीत और गुरु। ठीक है, ये हो गई सबकी इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, तो उसके पहले हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि रस से होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। इनका दोष के साथ क्या संबंध है कि वात, मधुर, अम्ल, लवण का रस वात का शमन करता है, कषाय तिक्त मधुर पित्त का शमन करता है, कटु तिक्त कषाय कफ का शमन करता है। और इनके अपोजिट जो तीन बचते हैं वो प्रकोप करते हैं। ऋतुएं 6 होती है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो वात का संचय ग्रीष्म में, प्रकोप वर्षा में और शमन शरद में। पित्त का संचय वर्षा में, प्रकोप शरद में और शमन हेमंत में। और कफ का संचय शिशिर में, प्रकोप बसंत में और शमन ग्रीष्म में होता है। फिर रस का क्या? शिवग्री वस है। और गुण 20 होते हैं, तो मधुर रस में कौन सा गुण होता है? स्निग्ध, शीत और गुरु। अम्ल में स्निग्ध, उष्ण, लघु। लवण में स्निग्ध, उष्ण, गुरु। फिर कटु तिक्त कषाय, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ाते हैं, तो जो वात वाले गुण हैं रुक्ष, तो वो सब में है। और लघु और शीत भी वात के गुण है, बस किस में चेंज हुआ है? कटु में चेंज हुआ है, शीत की जगह पे उष्ण, और तिक्त कषाय में चेंज हुआ है, लघु की जगह पे गुरु। बाकी सब वात के गुण है। और इसको भी बोल सकते हैं कफ के गुण है, तो स्निग्ध, शीत और गुरु कफ के गुण है, लेकिन ये उष्ण और लघु ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम याद करना चाहें तो। अब इसके बाद आता है बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष ऑन द बेसिस ऑफ डे, नाइट, एज, सीजन एंड फूड इनटेक। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य दिगाक्रमात्, कि वय, दिन, रात और खाना खाने के अंत में वात का, मध्य में पित्त का और प्रारंभ में कफ का स्थान होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। वात का समय क्या होता है? दिन के अंत में और रात के भी अंत में, मतलब 2 बजे से 6 बजे तक। दिन की 2 से 6
और रात में भी 2 से 6। पित्त का मध्य में होता है 10 से 2, ठीक है, और कफ का प्रारंभ में होता है 6 से 10। 4-4 घंटे में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो सुबह के 6 बजे से हम चालू करते हैं। सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक कफ का समय है, फिर 10 से 2 पित्त का, फिर 2 से 6 वात का, फिर उसके बाद भी शाम के 6 से 10 कफ का, फिर 10 से 2 पित्त का और 2 से 6 वात का। तो ये हो गया दिन और रात के हिसाब से। अब हम देखते हैं पाचन काल के हिसाब से, भोजन के पाचन काल। तो वात में क्या है, आहार के जीर्ण होने पर वात का समय होता है। पाचन काल में पित्त का और ग्रहण के पश्चात कफ का। कि क्या होता है, खाना खाने के जस्ट बाद कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट होता है, कफ। पाचन काल में पित्त और जीर्ण होने पर वात। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया वय के हिसाब से, तो मैं उसको यहीं पर लिख देती हूँ। वय में अपन देखते हैं वात, पित्त और कफ, ठीक है। तो वृद्धावस्था में वात होता है, युवा अवस्था में पित्त प्रीडोमिनेंट होता है और बाल्यावस्था में कफ, ठीक है। तो बाल्यावस्था में कफ प्रधान होती है, युवा अवस्था पित्त प्रधान होती है और वृद्धावस्था वात प्रधान होती है। इसमें भी वही है कि जन्म के बाद, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आयु के अंत में वात, मध्य में पित्त और आदि में कफ प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। तो ये जो था ना, डे नाइट एज सीजन एंड फूड इनटेक, सीजन वाला वो जो ऋतु वाला है, तो जो हमने पढ़ा था, देखो एक बार बताती हूँ मैं। ये कौन सी ऋतु में कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट होता है। तो वात का संचय ग्रीष्म में होता है, प्रकोप वर्षा में और शमन शरद में। तो प्रीडोमिनेंट क्या सबसे ज़्यादा कब बढ़ा रहेगा, प्रकोप के टाइम पे। तो वात कब होता है, वर्षा ऋतु में, पित्त शरद में और कफ वसंत ऋतु में, ठीक है। इसके बाद आता है रोल ऑफ दोषा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति ऑफ एन इंडिविजुअल एंड मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ। तो प्रकृति होती क्या है, प्रकृति बनती कैसे। प्रकृति से मतलब कि जो हमारे शरीर का जो नेचर है, जो बर्थ के टाइम से हमारी बॉडी में कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट है, हमारा शरीर बनते टाइम पे कौन सा दोष बलवान था, जिसके गुण हमारे शरीर में आए, वो हमारी प्रकृति है। और प्रकृति में जैसे हमारी वात प्रकृति है फॉर एग्जांपल, तो वात प्रकृति, वात दोष उस रोगी को उस टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा जब तक वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा कि वो जो नॉर्मल उसके बर्थ से है, उससे अगर वो ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, तो फिर वो डिसीज़ करेगा। पर अब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये व्यक्ति में सारे वात वाले लक्षण है तो इसको हमेशा वात व्याधि होगी, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो क्या है, शुक्र शोणि संयोगो भवेत् दोष उत्कट प्रकृति जायते तस्या में लक्षण, कि शुक्र और शोणित का संयोग होते समय जो दोष प्रबल होता है उससे प्रकृति बनती। तो हमने जैसे गर्भ की परिभाषा देखी होगी आपने, शुक्र शोणित जीव संयोग तो खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा होती, कि माता के गर्भाशय में जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है तब गर्भ बनता है। तो उस टाइम पे जब शुक्र और शोणित का संयोग हो रहा था, तब जो दोष बलवान था ना, उससे उसकी प्रकृति बनती है, इसकी, शिशु की या फिर गर्भ की। गर्भस्थ शिशु की देह पिता के शुक्राणु और माता के शोणित के संयोग से बनती है। संयोग के समय शुक्र और शोणित में जो दोष प्रबल होता है उसी के अनुसार गर्भ की प्रकृति बनती है, और यह प्रकृति आजन्म होती है। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति जन्म से मृत्यु के बीच कभी भी परिवर्तन नहीं होती। जो एक बर्थ के टाइम से है, डेथ के टाइम भी वही उसकी प्रकृति होगी। तो क्या है कि जब शुक्र और शोणित का संयोग हो रहा था, उस टाइम पे जो दोष प्रबल था उससे उसकी प्रकृति बनी, और यह आजन्म है। गर्भ शरीर की प्रकृति निम्न पर निर्भर करती है। तो किस किस चीज़ों पर प्रकृति निर्भर करती है कि इस गर्भ की प्रकृति कौन सी होनी चाहिए। तो शुक्र और शोणित की प्रकृति पर निर्भर करती है, काल और गर्भाशय की प्रकृति पर, कि कौन से समय, और गर्भाशय की भी प्रकृति कैसी है कि जो स्त्री उसका गर्भाशय कैसा है। माता के आहार विहार पर, कि पूरे 9 महीने की जो गर्भावस्था है उसमें माता ने कैसे आहार विहार लिया, उस पर भी उसकी प्रकृति निर्भर करती है। और महाभूतों के विकार पर, कि महाभूत किस प्रकार से उसमें काम कर रहे हैं, कौन सा महाभूत ज़्यादा है, कौन सा महाभूत कम है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रकृति 4 चीज़ों पर निर्भर करती है, शुक्र शोणित की प्रकृति पर, काल और गर्भाशय की प्रकृति पर, माता के आहार विहार पर और महाभूतों के विकार पर।
ये प्रकृतियाँ जिन एक या अधिक दोषों से संयोग करती हैं उन्हीं दोषों के से गर्भ के भी अनुबद्ध हो जाता है। इस प्रकार गर्भ के प्रारंभ में प्रबल दोष जिनसे गर्भ अनुबंध हो गया है उस पुरुष की दोषित प्रकृति होती है। क्या है कि जो प्रकृति बनती है, मतलब जो दोष प्रबल होता है उससे प्रकृति बनती है। तो कैसे होती है, जो दोष प्रबल हुआ है वो ना गर्भ के साथ मिल गया है, तो गर्भ भी उसी प्रकार का हो गया है। तो उन सब से मिलने के बाद जो दोष प्रबल होगा उससे उसकी प्रकृति होगी, तो उसकी दोषज प्रकृति होती है। जैसे मनुष्य में वात आधिक्य है, उसके गर्भाशय में भी वात आधिक्य है, तो वो वातल प्रकृति होगी। अगर जो प्रकृति मतलब मिली है शुक्र शोणित के संयोग के बाद, इन सब के बाद अगर पित्त आधिक्य है तो उसकी पित्तज प्रकृति होगी। कफ आधिक्य है तो श्लेष्म प्रकृति। द्वंद्वज क्या होता है? द्वंद्वज क्या होता है? जैसे वात पित्त कफ सिंगल तो हो गए, अब दो का ग्रुप, उनको द्वंद्वज बोलते हैं। वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। तो अगर उसके द्वंद्वज अधिक हो तो द्वंद्वज प्रकृति, और तीनों दोष अगर सम अवस्था में तो उसकी सम प्रकृति होगी। इस प्रकार कितनी दोषज प्रकृति होती है? 7 प्रकृति होती है। ठीक है, तो 7 प्रकृति कौन कौन सी होती है? वात पित्त कफ, फिर द्वंद्वज में वात कफ और पित्त कफ, और सम प्रकृति। सम में क्या होता है? वात पित्त कफ तीनों इक्वल होते हैं, सम अवस्था में होते हैं। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति 7 प्रकृतियों में से किसी एक प्रकृति का स्वामी होता है, कि कोई ना कोई एक प्रकृति तो उसकी फिक्स है कि हाँ उसकी ये प्रकृति होगी। सम प्रकृति सर्वश्रेष्ठ होती है। अगर जिस व्यक्ति की प्रकृति सम है मतलब उसको बहुत कम रोग होंगे, या फिर वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा और निरोगी होगा। उसके बाद कफ प्रकृति को उत्तम बोले, कि जो कफ प्रकृति वाला होता है ना वो उत्तम क्वालिटी, उत्तम गुण वाला होता है। पित्त वाला मध्यम, और वात वाला हीन, क्योंकि वात के लक्षण ही ऐसे वो हीन वाले लक्षण हो जाते हैं। और जो द्वंद्वज है, द्वंद्वज को संसर्गत भी बोलते हैं और द्विदोषज होते हैं, वो प्रकृति निंदनीय है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कौन सी है? सम प्रकृति। उत्तम कफ प्रकृति, मध्यम पित्त और हीन वात, और द्वंद्वज वाली निंदनीय है। ठीक है, शरीरगत प्रकृतियाँ मनुष्य को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है, कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो व्यक्ति की जो प्रकृति है वो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती। सम प्रकृति के अतिरिक्त अन्य प्रकृतियों में दोष समभाव में स्थित नहीं होते हैं, परंतु इन प्रकृतियों से बढ़े हुए दोषों द्वारा मनुष्य को हानि होती है। जो सम अवस्था में उससे कुछ नहीं, लेकिन अगर वो बढ़ेंगे तो फिर उससे हानि होंगे। जिस प्रकार विषैले सर्प को अपने विष से हानि नहीं होती। अब जो सर्प है, ठीक है, उसके शरीर में विष है, लेकिन वो जन्म से, तो वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन अगर वो हमारे शरीर में अगर विष आता है तो वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो वही प्रकृति का भी यही फॉर्मूला, मतलब ये है कि अगर प्रकृति हमारे शरीर में, जो हमारी बचपन से जो प्रकृति है जन्म के समय से, तो वो हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं करेगी। लेकिन उसके अलावा कोई दोष बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उससे हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये हो गया कि प्रकृति कैसे बनती है और प्रकृति से हमारा स्वास्थ्य कैसे निर्भर करता है। अब आता है इसका लास्ट टॉपिक, प्राकृत एंड विकृत दोष। तो प्राकृत दोष तो जो अभी हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि वात के गुण ये है, वात के लक्षण ये है, वात की निरुक्ति है, वात ऐसे काम करता है, गति की तरह काम करता है, पित्त उष्णता वाला होता है, कफ संयोग वाला होता है, वात का स्थान अधोभाग नाभि के अधो प्रदेश में, पित्त का हृदय और नाभि के बीच, कफ का हृदय के ऊपर। तो ये सब चीज़ें प्राकृत है। ठीक है, और विकृत क्या कर, इनमें से कुछ भी विकृति हो रही तो ये विकृत है। ठीक है, वात पित्त कफ की प्राकृत और विकृत अवस्था का निर्णय उनके गुण कर्मों के आधार पर करते हैं, क्योंकि ना ही हमको वात दिखता है, ना पित्त दिखता है, ना कफ दिखता है। जो अगर वो प्राकृत अवस्था में तो हमें दिखेगा भी नहीं, तो उनका हम निर्णय उनके गुण और कर्म के हिसाब से आधार पर करेंगे। तो वात आदि दोषों के जो प्राकृत कर्म है उन कर्मों का सही ढंग से नहीं होना या इनके विपरीत कर्म होना क्या होगा? विकृत अवस्था में। जो प्राकृत कर्म है अगर वो सही ढंग से नहीं हो रहे या फिर उनमें उनके विपरीत कर्म हो रहा है तो वो विकृत होंगे। तो जैसे कि क्या है, तो वात के जो प्राकृत कर्म है क्या है? उत्साह, उच्छ्वास, चेष्टा, धातुओं की गति, मल आदि का सम्यक निष्कासन। ठीक है, ये वात के प्राकृत कर्म है। उनमें किसी भी प्रकार की विकृति आएगी तो वो विकृत हो जाएंगे। जैसे मल आदि का क्या था? सम्यक निष्कासन था, लेकिन यहाँ पे मल आदि का शरीर में अवरोध हो रहा है। धातुओं की गति नहीं हो रही, धातुओं के आगे वाली धातु में गति का न होना, और चेष्टा का नाश हो जाना, तो ये विकृत वात की कर्म बात होगा ना। तो ये वात की विकृत अवस्था है। अब पित्त के प्राकृत कर्म क्या है? देखना, पचाना, शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना, भूख प्यास को उत्पन्न करना और प्रभाव, ये पित्त के प्राकृत कर्म है। लेकिन अगर इनमें शरीर में अपचन हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है,
भूख प्यास का अभाव हो रहा है, नहीं लग रही है, और जो प्रभा है, जो हमारा ग्लो बोल सकते हैं, जो हमारे शरीर में कांति है, अगर वो नष्ट हो गई तो वो विकृत पित्त है। ठीक है। अब कफ। कफ के कौन कौन से प्राकृत कर्म है? स्नेहन, बंधन, स्थिरता, गौरवता और बल। अगर इनमें कोई विकृति आती है तो विकृत कफ होगा। तो प्राकृत कफ शरीर को बल प्रदान करता है और विकृत कफ मल कहलाता है। ठीक है। प्राकृत कफ शरीर में ओज भी करते हैं और विकृत कफ रोग को उत्पन्न करता है। ओज क्या होता है? ओज हमारे इम्यूनिटी से ओज को रिलेट किया है। ठीक है। तो प्राकृत कफ क्या करता है? बल प्रदान करता है और ओज कहलाता है, लेकिन विकृत कफ मल कहलाता है और रोग की तरह रोग उत्पन्न करता है। आचार्य सुश्रुत ने भी प्राकृत और विकृत दोषों के बारे में कुछ बताया है कि गर्भ से ही प्रकृति के निर्माण में जिन दोषों की प्रबलता होती है वो प्राकृत है। ठीक है। और अन्य समय जिन दोषों की प्रबलता होती है वो विकृत है। तो जो गर्भ से जो दोष रहते हैं वो प्राकृत दोष है, और जो बाद में उत्पन्न होते हैं या फिर बाद में जिन लोगों की दोषों की प्रबलता होती है वो विकृत है, और विकृत दोष हानिकर होते हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने दोषों का जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, जो तो हम शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं। इंटर रिलेशन से पढ़ी, रस 6 होते हैं, उनकी उत्पत्ति पंचमहाभूतों से होती है। उनका दोषों से संबंध कि वात का शमन मधुर अम्ल लवण करते, पित्त का कषाय तिक्त मधुर और कफ का कटु तिक्त कषाय। फिर 6 ऋतु होते, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। वात का संचय ग्रीष्म में, प्रकोप वर्षा में और शमन शरद में होता है। पित्त का संचय वर्षा में, प्रकोप शरद में और शमन हेमंत में होता है। कफ का संचय शिशिर में, प्रकोप वसंत में और शमन ग्रीष्म में होता है। ऋतु और रस का संबंध शिवग्री और वश है, टीके के ALM। गुण 20 बताए गए। गुरुवादी गुण गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, लक्षण, खर, सांद्र, द्रव, मधुर, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद और पिच्छिल। और फिर उनका गुणों से संबंध कि मधुर क्या होता है? स्निग्ध शीत गुरु होता है। अम्ल स्निग्ध उष्ण लघु होता है। लवण स्निग्ध उष्ण गुरु होता है। कटु रुक्ष उष्ण लघु होता है। तिक्त रुक्ष शीत लघु होता है। और कषाय रुक्ष शीत गुरु होता है। फिर बायोलॉजिकल रिदम कि हर चीज़ में आदि में कफ, मध्य में पित्त और अंत में वात होगा। दिन में भी रात में भी भोजन करने के जस्ट बाद, पाचन काल में और जीर्ण होने के बाद। और वय में भी बाल्यावस्था में कफ, मध्यमावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात। फिर प्रकृति की उत्पत्ति कैसे होती है कि शुक्र शोणित के संयोग के समय जो दोष प्रबल होता है उससे उसकी उत्पत्ति होती है, वो उसकी प्रकृति होती है। और प्रकृति जन्म के समय से मृत्यु तक होती है। प्रकृति 4 चीज़ों पर निर्भर करती है, शुक्र शोणित की प्रकृति पर, काल और गर्भाशय की प्रकृति पर, माता के आहार विहार की प्रकृति पर और महाभूतों के विकार पर। 7 होती है वात पित्त कफ, वात कफ पित्त कफ और सम प्रकृति श्रेष्ठ होती है, कफ प्रकृति उत्तम, पित्त मध्यम और वात वाली हीन होती है, और द्वंद्वज प्रकृति निंदनीय होती है। ठीक है। फिर दोष की जो प्राकृत अवस्था में दोष है तो वो प्राकृत है, अगर उनमें किसी प्रकार की विकृति आ रही है तो वो विकृत दोष होते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।